Hello everyone, my name is Anand and we are doing lecture number 3 of atomic structure। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बेसिकली क्या है? एक तरह की लाइट है, ठीक है ना। लाइट को ही हमें बात करनी है, लाइट के बारे में ही हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं। लाइट को हम इसमें प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि लाइट एक वेव है। इसके पहले सर आइजैक न्यूटन साहब थे, उन्होंने कार्पस्कुलस थ्योरी दे रखी थी। मतलब लाइट को उन्होंने क्या बोला था कि लाइट बच्चे ये पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बने हुए हैं, ठीक है ना। और ये इस रूल के थ्रू, मतलब इस थ्योरी के थ्रू बड़े आसानी से जो नॉर्मल फिनोमेनन होते थे डेली लाइफ के अंदर, जैसे कि रिफ्लेक्शन, जो आप ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ रखे थे फिजिक्स के अंदर, रिफ्रैक्शन, ये दोनों ही बड़ा नॉर्मल फिनोमेनन आपके डेली लाइफ के अंदर, जिसको बड़े आसानी से एक्सप्लेन किया जा सकता था। बट वहीं जब डिफ्रैक्शन की बात हुई, इंटरफेरेंस की बात हुई, तो इनके लिए ये जो रूल था सफिशिएंट नहीं था, इंटरफेरेंस, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में मैक्सवेल साहब आए। मैक्सवेल साहब 1870 के आसपास आते हैं और ये क्या करते हैं, क्लासिकल वेव थ्योरी दे देते हैं। तो यही तो है हमारा आज का टॉपिक, क्लासिकल वेव थ्योरी। हालांकि क्लासिकल वेव थ्योरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जो हमारे सिलेबस के पार्ट ऑफ नहीं है, वो हमें उसको पढ़ना भी नहीं है। बस कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की प्रॉपर्टीज दे रखी है, उसे हमें स्टडी करनी है। तो क्लासिकल वेव थ्योरी ये देते हैं और ये आके बताते हैं कि कोई भी अगर चार्ज ऑसिलेट कर रहा हो, तो बच्चे वो दो तरह की चीजें प्रोड्यूस करता है। एक तो इलेक्ट्रिक वेव बनाता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ठीक है ना। साथ ही साथ वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को भी बनाएगा। ये बात इन्होंने बोला, ठीक है ना। मतलब कोई भी चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा होगा, एक अपने पॉइंट पे ऑसिलेट कर रहा है, कंपित कर रहा है, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाला है और साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ये दो चीजें कंस्टिट्यूट हो जाएंगी, ठीक है, राइट। तो रदरफोर्ड साहब पे आते हैं, थोड़ा रदरफोर्ड साहब की भी बातें करते हैं। यहीं से तो कहानी रदरफोर्ड की खराब हुई थी। प्लस चार्ज था रदरफोर्ड के साथ, मतलब बोले थे कि ये न्यूक्लियस है और इनके चारों तरफ क्या इलेक्ट्रॉन ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जो गोल गोल घूम रहा है, मैक्सवेल साहब ने ही कहा था कि ये घूम रहा है गोल 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 गोल, तो बच्चे ये है नेगेटिव चार्ज, ये है पॉजिटिव चार्ज। कोई भी नेगेटिव चार्ज अपने अपोजिट चार्ज के अराउंड में अगर सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है, तो बच्चे वो क्या करेगा, एक्सिलरेट करेगा। ये जो अट्रैक्शन फोर्स इस पे लग रहा है एक दोनों के बीच में, वो क्या कराएगा, इस चार्ज को एक्सेलरेट कर देगा। मतलब ये चार्ज कैसा हो जाएगा, एक्सेलरेटेड चार्ज हो जाएगा। और जैसे ही चार्ज एक्सेलरेटेड हो जाएगा बच्चे, एनर्जी रिलीज होनी शुरू हो जाएगी। एनर्जी क्या हो जाएगी, रेडिएट होगी। एनर्जी क्या हो जाएगी, यहाँ से रेडिएट होना शुरू हो जाती है। और ये एनर्जी जो रेडिएट होती है बच्चे, कंटिन्यूअस होती है। भाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो इन ये जो एक्सेलरेट हो रहे हैं, इसकी वजह से जो एनर्जी यहाँ रिलीज हो रही है, लगातार हो रही है, कंटिन्यूअसली हो रही है। तो कंटिन्यूअस होने की वजह से हमें जो स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए, वो स्पेक्ट्रम भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। ये क्या होते हैं आज के डिटेल में हमें बताना है, मतलब आपको बताऊंगा ये सब कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम वगैरह क्या होते हैं, सब चर्चा होने वाली है। तो कंटिन्यूअस होने चाहिए स्पेक्ट्रम, बट ऐसा हो नहीं रहा था। हमें क्या मिल रहा था, हमें तो स्पेक्ट्रम डिस्क्रीट फॉर्म में मिल रहा था, मतलब टूट टूट के मिल रहे थे, ठीक है ना। कंटिन्यूअस का मतलब ऐसे समझ लो, रेड 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 खत्म होते होते ऑरेंज शुरू हो गया, फिर येलो शुरू हो गया, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, मतलब इसके बीच में कोई स्पेस नहीं है। डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम मतलब क्या हुआ, एक रेड की पट्टी मिल गई, फिर बीच में ब्लैक कलर हो गया, कोई कलर नहीं मिला, फिर थोड़ा सा आने पे यहाँ पे क्या हुआ, ग्रीन कलर की पट्टी मिल गई, फिर बीच में ब्लैक हुआ, फिर येलो मिल गई, तो ये डिस्क्रीट कहलाते। तो इससे जो स्पेक्ट्रम निकल रही थी वो डिस्क्रीट फॉर्म में निकल रही थी। सेकंड पॉइंट क्रॉस ये हुआ था कि इलेक्ट्रॉन अगर ये रोटेट कर रहा है, एनर्जी लॉस कर रहा है, तो भैया इसको तो न्यूक्लियस में तुम गिरा ही दो। और गिरा ही दिए तो एटम नष्ट हो गया, नष्ट हो गया तो दुनिया ही नष्ट हो गई। भाई दुनिया एटम से मिलकर बनी है, तो दुनिया नष्ट, एटम नष्ट, दुनिया नष्ट, ऐसा हो नहीं पाएगा, ऐसा होता नहीं है। तो ये प्रॉब्लम आई थी अब। तो चलिए हम देख लेते हैं कि क्या क्या बातें कही थी, क्या लॉजिक लगाया गया था। मैक्सवेल साहब का एक सीधा स्टेटमेंट था, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कि कोई भी, मतलब कहीं से भी अगर एनर्जी रेडिएट हो रही है किसी भी चीज से, किसी सब्सटेंस से एनर्जी क्या हो रही होगा, अगर रेडिएट हो रही है, तो बच्चे ये कुछ और नहीं है, ये इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव के रूप में रेडिएट हो रही है। किस फॉर्म में रेडिएट हो रही है, एक वेव के फॉर्म में रेडिएट हो रही है। लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। क्यों बच्चे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलो चाहे रेडिएशन बोलो, एक ही बात होती है। क्योंकि लाइट क्या है, लाइट भी सूरज है, तो सूरज पूरा एकदम आग का गोला है, तो आग के गोले से क्या हो रहा है, हीट रेडिएट हो रहा है। सूरज से क्या हो रहे हैं,
आपके हीट रेडिएट हो रहे हैं। और जो भी मैक्सवेल के मैंने क्या स्टेटमेंट दिया, वेल प्रूव भी किया था उन्होंने अपने थ्योरेटिकल चीजों से, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम स्टेटमेंट से ही काम चलाएंगे। मैक्सवेल साहब ने कहा कि कोई भी अगर सब्सटेंस है जिससे अगर एनर्जी रेडिएट हो रही होगी, तो ये रेडिएटेड एनर्जी कुछ और नहीं है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जो कि 1 बाय 1 करके हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। पहली प्रॉपर्टी जो देखो यहाँ पे कहानी क्या थी, चलो यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर यहाँ पे आएंगे। यहाँ देखो इसमें फोटो है, कलर चेंज कर लीजिए, थोड़ा सा ब्लैक कलर ले लीजिए, थोड़ा डार्क ब्लैक ले लेते हैं, कहीं मिलेगा, यही तो है डार्क ब्लैक। अब यहाँ से क्या कहानी था, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चे, और इसको हम कह देते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इसको एच को हटाओ, इसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर ध्यान से देखोगे तो रेड वाला ये ऐसे जा रहा है, फिर एक ऐसे जा रहा है, राइट, इस तरह से जा रहा है। ये रेड वाला पोर्शन इसने बनाया है, देखो ई वाले को रेड, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। चलो इसको मैं बोल देता हूँ ये वाई एक्सिस है बच्चे, और इसको मैं बोल देता हूँ एक्स एक्सिस। देखो एक दूसरे 90 डिग्री है, तो वाई एक्सिस तो काम बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाई एक्सिस हो गया और एक्स एक्सिस हो गया, फाइन। तो ये चार्ज कैसे जा रहा था, कुछ इस तरह से, मतलब ये वाई एक्सिस में जा रहा है, ऊपर उठ रहा है ना, ऊपर लिफ्ट हुआ, फिर क्या हुआ, ये ऊपर उठते उठते फिर नीचे चला गया। तो ये ऑसिलेशन कहाँ हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन वाई एक्सिस में हो रहा है। फिर इसकी बात कर लेते हैं, तो ये किधर ऑसिलेट कर रहा है बच्चे, ये देखो, तो ये ऑसिलेट कहीं एक्स एक्सिस में कर रहा है क्या, एकदम देखो एक्स एक्सिस में ऑसिलेट हो रहा है ना, एक्स एक्सिस में ऑसिलेट, देखो पूरा का पूरा। इसी में तो एक बार इधर जा रहा है, एक बार इधर आ रहा है, एक बार इधर जा रहा है, एक बार इधर आ रहा है, एक बार इधर जा रहा है, एक बार इधर, तो ये क्या हो रहा है, ये आपके एक्स एक्सिस में ऑसिलेट कर रहा है, एक्स एक्सिस में ऑसिलेट हो रहा है। और आगे बढ़ने की कहानी देखो, ये जो सी लाइन बना है, ये देखो, ये जो आगे बढ़ रहा है ना, ये वेव इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जो बन के आपके तैयार हुए हैं, ये जो वेव आगे बढ़ रहा है वो सी की तरफ कुछ दिखा रहा है, ये इसको मैं बोल देता हूँ जेड एक्सिस। भाई तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर होती है, दिमाग में रख लेना, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा। चलिए कोई और कलर ले लेते हैं, ये एक्स एक्सिस हो गया बच्चे, ये वाई एक्सिस, मतलब ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, ये जेड एक्सिस। ये तीनों के तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की तरफ अपनी उंगलियों को फैला लो, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, कुछ ऐसे एक्स वाई जेड की कहानी बन जाती है। भैया ये एक्स एक्सिस में दौड़ रहा है, ये वाई एक्सिस में दौड़ रहा है, मतलब वाई एक्सिस में ऑसिलेट कर रहा है, तो और करते करते आगे किधर बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ने का काम किधर है, जेड एक्सिस में। देख लो सब परपेंडिकुलर है, दिखा देता हूँ यहाँ पे परपेंडिकुलर सब दिख रहे हैं साफ साफ, एक्स वाई जेड सब परपेंडिकुलर है। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस कहा था, इनको भाई साहब को मैंने वाई एक्सिस कहा, और इन भाई साहब को जेड एक्सिस का, देखो ये इसके परपेंडिकुलर है, देखो तो ये इसके परपेंडिकुलर है, एकदम साफ साफ दिख रहा है, सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिखाई दे रहे हैं, है कि नहीं, सभी के सभी परपेंडिकुलर। और ये देख लो, ये इनके परपेंडिकुलर कहानी बन जा रही है। यहाँ पे देखो, रेड वाला इस ग्रीन के साथ परपेंडिकुलर, यहाँ दिख रहा है ना, ये वाला इसके साथ परपेंडिकुलर, और ये वाला इसके साथ, मतलब तीनों एक दूसरे के क्या है, एक्स वाई जेड परपेंडिकुलर है। तो स्टेटमेंट क्या हो रहा है, इफ एनी चार्ज इज ऑसिलेटिंग देन इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। पहली बात तो याद रख लेना। तो कोई चार्ज ऑसिलेट हो रहा है, तो जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं और जो आपके ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होते हैं बच्चे, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। प्लस इस वेव का डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, आगे बढ़ने का जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है वो क्या है आपका, वो भी आपका परपेंडिकुलर है ई एंड बी के। मतलब जो ये वेव आगे बढ़ रहे हैं वो ई और बी के क्या है, परपेंडिकुलर है। थोड़ा सा एक बार मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ, एक बार और देखो, चीजें दिमाग में एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। एक घर बना लेते हैं जहां से चीजें आपको विजुलाइज होगी, थोड़ा 3D में करने की कोशिश करते हैं। ये देखो ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे, ये ऐसे बन गया। तो तुम ध्यान से देखो, तो ये वाला लाइन देखो, ये क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है। घर का फ्लोर देखो जाके, कोने में देखो, जहां बैठो वहां से कोने में देखो, घर का कोना देखोगे तो ये ऊपर गया है, ये पूरा स्क्वायर फॉर्म में बना होगा तुम्हारा नीचे का हिस्सा, देखो तो स्क्वायर है, तो ये तो एक दूसरे के 90 होंगे, प्लस ये इसके 90 होगा और ये इसके 90 होगा, सब एक दूसरे के 90 नहीं हो जा रहे हैं, तीनों के तीनों 90 हो गए। अब मान लो ये तुम्हारा क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये था तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड। तो जब आगे ऐसे बढ़ रहा है, ये आगे की तरफ, मतलब ये कुछ समय बाद यहाँ पाया जाएगा, यहाँ पाया जाएगा, फिर कुछ समय बाद यहाँ पाया जाएगा, फिर यहाँ पाया जाएगा, कुछ समय बाद ये यहाँ पाया जाएगा, मतलब दोनों ये जो आगे बढ़ रहे हैं ना, मतलब ये जो वेव आगे बढ़ रहा है वो क्या हो रहा है, ये वेव जो आगे बढ़ा वो इनके क्या है, परपेंडिकुलर है। तो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर ईच अदर एंड द वेव डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द ई एंड बी। ई और बी के परपेंडिकुलर होते हैं, दैट्स इट, यही आपका स्टेटमेंट होता है। तो मैंने यहाँ लिखा भी है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड by oscillating charge are perpendicular to each other. Also, the direction of propagation of wave
आर परपेंडिकुलर टू ई एंड बी। क्लियर है? चलो दूसरा स्टेटमेंट क्या होता है, मेरे ख्याल से ये तो पूरा दिमाग में आ गया होगा आपके कि ये क्या ही स्टेटमेंट रहेगा। सेकंड स्टेटमेंट बड़े इजी स्टेटमेंट आने वाला है, अब उसमें बहुत कुछ है नहीं। ई एम डब्ल्यू बोलूं चाहे आर बोलूं, डू नॉट रिक्वायर्ड मीडियम, डू नॉट रिक्वायर्ड medium, it can move in a, it can move, it can move in vacuum। बच्चे इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, वैक्यूम में भी मूव कर सकता है। ऑब्वियसली सन देख लो, सन क्या अभी तो मालूम हो चुका है, सन एक तरह से ईएमडब्ल्यू बनता है, मतलब ईएमडब्ल्यू से रेडिएट करता रहता है। तो सूरज को आना है अर्थ तक, तो सूरज तो अर्थ तक पहुंचता है, आपने देखा है, इसमें कोई सोचने वाली बात तो है नहीं। तो बीच में बहुत सारा वैक्यूम एरिया बनता है। वैक्यूम मतलब जहाँ हवा पानी कुछ भी ना हो, एयर वगैरह पार्टिकल्स वगैरह कुछ ना हो, नो एटमॉस्फेयर, बट स्टिल लाइट यहाँ से यहाँ तक पहुंच जा रही है। ये कहने का रीजन ही क्या है, ऐसा बोलने की आवश्यकता ही क्यों पड़ रही है? तुम्हारे लिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं साउंड की बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पे बच्चे ये देखो, ये पूरा मैंने, ये एटमॉस्फेयर है, तुम यहाँ खड़े हो, लेट सपोज तुम यहाँ पे हो, और यहाँ पे कोई दूसरा है, ये पूरा एटमॉस्फेयर था, इसको मैं गायब कर दूं, तुम्हारे बीच में उसके बीच में एटमॉस्फेयर को भी पूरा खत्म कर दिया, एक गला फाड़ फाड़ के चिल्लाता रह जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसको सुनाई नहीं देगा, ऐसा लगेगा ये बहरा हो गया। क्यों? क्योंकि इनके बीच में मॉलिक्यूल्स फंक्शन नहीं कर रहे हैं। होता क्या, जब चिल्लाते हो तो ये मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट कराते हैं, और ये वाइब्रेटेड मॉलिक्यूल कान के पर्दों पे पड़ते हैं और आपको चीजें सुनाई देने लगती हैं। जब मॉलिक्यूल्स रहे ही नहीं तो फिर कान पे जाके क्या होगा, कोई भी वाइब्रेशन पहुंचेगी नहीं, तो वाइब्रेशन पहुंचेंगे तो आपको सुनाई नहीं देगा। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं, इनको किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। जबकि साउंड वेव को चाहिए, साउंड वेव आप तक पहुंचने के लिए उसको चाहिए मीडियम, इन्हें कोई आवश्यकता नहीं, ये पहुंच जाते हैं आराम से। क्लियर है पॉइंट? थर्ड पॉइंट, बच्चे ये जो तुम देख रहे हो ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये ऐसा सिंगल वेव वगैरह नहीं है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में शॉर्ट लेंथ के, मीडियम लेंथ के और बहुत बड़े बड़े लेंथ के, मतलब हर तरह के वेवलेंथ होते हैं। तो ये क्या होता है, ये मिक्स्ड वेवलेंथ होते हैं। कई सारे इसके अंदर वेवलेंथ होते हैं जिनसे ये मिलके बना होता है। अगर इन्हीं वेवलेंथ को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, इफ वी अरेंज इट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दीज वेवलेंथ, तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चे, उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। इन सभी वेवलेंथ को क्या करते हैं, एक अरेंजिंग फॉर्म में रख देंगे तो वो आपका स्पेक्ट्रम बन के तैयार हो जाता है। तो चलो थोड़ा देख लेते हैं किस तरह से वो अरेंज होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, उसको भी देखना जरूरी है आपका। जो एक सिंपल सा लाइट होता है, दैट इज EMW, कितने वेव से मिलके बना है, तो देखो पहले तो हम सिंपल सा वो विबजॉर क्लास 10th में जो किया था उसको लिख लो, ये विजिबल कैटेगरी है, विबजॉर। आर से क्या होगा बच्चे, यहाँ पे इंफ्रारेड आएगा। क्लियर है ना? ये वी से यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्ट्रा वायलेट। ऐसे ही कर लेना, याद करने का तरीका आसान है। इंफ्रारेड बच्चे, इसके बाद क्या करना है, दो वेव आएंगे, एक माइक्रोवेव आएगा, फिर आपके पास क्या आएंगे, लॉन्ग वेव आएंगे। बेसिकली ये रेडियो वेव है। अल्ट्रा वायलेट के जस्ट पहले कौन आएगा, तो यहाँ पे आता है बच्चे एक्सरे, जिससे आप अपना हड्डियों का जो भी मेडिकल यूज होता है वो एक्सरे आप इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। अब इसके पहले कौन आएगा, तो इसके पहले गामा आता है बच्चे, कैंसर वगैरह के इलाज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गामा। और इसके पहले जाओगे तो कॉस्मिक आ जाएगा। ठीक है ना? तो कॉस्मिक आ गए आपके। ये इतने सारे वेव एक लाइट के अंदर होता है। दिस इज द स्पेक्ट्रम ऑफ अ, क्या बोल सकते हैं, EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ये स्पेक्ट्रम है। अब जरूरी नहीं कि सब कुछ उसमें मिल जाए, ठीक है ना, बट इनसे मिलके वो सारे क्रम में आपको बन के तैयार होते हैं। कहाँ क्या मिसिंग होता है, वही तो कहानी है, आपको डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की कहानी आएगी। कुछ और बातें कर लेते हैं। ये विबजॉर बच्चे, ये विजुअल कैटेगरी है, इसकी जो वेवलेंथ होती है ऑलमोस्ट 4000 एंगस्ट्रॉन से लेके 8000 एंगस्ट्रॉन होती है। यही वेवलेंथ है जो हमारे आंखों को दिखाई देता है। बाकी कोई भी वेवलेंथ होगी तो हमारे आई को विजिबल नहीं होगा। जैसे इससे आगे बढ़ोगे तो ये वेवलेंथ बढ़ रही है, इधर जाने पे क्या हो रही है, वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। वेवलेंथ क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। बच्चे जब तुम इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो क्या हो रहा है, देख लो भाई, इधर 8000 था, फिर इधर जाने पे 4000, वी तक पहुंचते पहुंचते 4000 हो गया। मतलब यहाँ पे वेवलेंथ क्या हो रही है, वेवलेंथ को लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। लेमडा क्या हो रही है बच्चे, एरो नीचे है, मतलब डिक्रीज हो रही है। इस साइड में घटती है, इस साइड में बढ़ती है। इसी को फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी समझ सकते हो बच्चे। फ्रीक्वेंसी जो होती है
अभी टर्मोलॉजी भी आपके पास आने वाली है। फ्रीक्वेंसी जो आपकी होती है, जिसको हम लोग न्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, ये बच्चे न्यू जो होता है 1/λ मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो वेवलेंथ घटेगा। एनर्जी मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी। आपने सुना होगा इतने हर्ट्ज का मतलब भूकंप, इतने फ्रीक्वेंसी की भूकंप आ गई। हर्ट्ज नहीं, इतने फ्रीक्वेंसी की भूकंप आ गई, इतने हर्ट्ज का साउंड है, ऐसा वर्ड आप सुनते हो, दैट इज व्हाट फ्रीक्वेंसी। अब इतने फ्रीक्वेंसी की भूकंप आ गई मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है? एनर्जी है। जिसकी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा उसकी एनर्जी होगी। फ्रीक्वेंसी एनर्जी नहीं, वाइब्रेशन की बात हो रही है। इज इक्वल टू एच म्यू करके प्लैंक साहब आएंगे, वो प्रूफ करेंगे। मतलब म्यू की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ क्या होता है? एनर्जी भी बढ़ती जाती है। और एनर्जी बढ़ जाएगी बच्चे, मतलब वो लेमडा की वैल्यू घटेगी। ज्यादा एनर्जी वाले की वेवलेंथ कम होती है, छोटी होती है। जैसे यहाँ पे विबजॉर की बात करूं तो रेड की वेवलेंथ बड़ी है और वायलेट की वेवलेंथ छोटी है, मतलब वायलेट की एनर्जी ज्यादा है, रेड की एनर्जी कम है। बच्चों के मन में अच्छा ये बहुत सा आता है, एक छोटा सा कहानी होता है, वायलेट की स्पीड ज्यादा होगी या रेड की स्पीड ज्यादा होगी? एक्स रेज की स्पीड ज्यादा होगी या वायलेट की स्पीड ज्यादा होगी? तो यहाँ पे आंसर आएगा बच्चे, स्पीड इन सभी वेव का एक समान होता है। The all wave has same speed, that is speed of light 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। इन सभी वेव की स्पीड एक समान है, ये मैटर नहीं करता भले इसकी एनर्जी ज्यादा है इसकी एनर्जी कम है, इससे मुझे कोई लेना नहीं है, स्पीड सेम है सबका। कहीं पहुंचना है तो सब एक साथ ही पहुंचेंगे। कुछ ऐसा ही समझ लो कि एक बस है, ये देखो बस है, ये है हमारा रेड कलर, ठीक है ना। ये क्या हो गया, हमारे रेड कलर वाले हो गए, ये रेड कलर भाई साहब है। और हमारे पास एक बाइक है, ये कौन हो गए? ये ब्लू वाले भाई साहब हो गए। ये रेड कलर है, ये ब्लू कलर है। तो रेड की वेवलेंथ बच्चे ज्यादा है, तो इसलिए क्या होता है, अगर मैं ये कहूँ कि बस 100 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है और ये बाइक भी 100 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, तो क्या दोनों डेस्टिनेशन अलग अलग टाइम पे पहुंचेंगे? नहीं, एक टाइम पे निकले तो एक ही टाइम पे पहुंचेंगे ना। छोटे बड़े से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बस फर्क इतना पड़ रहा है, ये बड़ा होने की वजह से बस हमें दूर से ही दिखने लगता है, इस छोटा होने की वजह से बाइक हमें दूर से दिखाई नहीं देता है। तो यही रीजन भी होता है। रेड कलर के साथ ही साथ वेवलेंथ, वायलेट की भी स्पीड वही चलती है, बट प्रॉब्लम यह है कि रेड की वेवलेंथ बहुत बड़ी होती है, तो बड़ी होने की वजह से वो चीजें हमें दिखाई देने लगती हैं। वायलेट की वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, तो इसलिए उसकी वेवलेंथ हमें लेट से दिखाई देती है। पॉइंट क्लियर है? होपफुली इससे रिलेटेड सारे पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। फिर से एक बार रिवीजन कर दूं, इधर आओगे तो वेवलेंथ घटेगी, वेवलेंथ घटेगी तो एनर्जी बढ़ेगी। ऑब्वियसली कॉस्मिक वेव की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, गामा की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, मतलब दीवार को आर पार कर जाएगी, बहुत पेनिट्रेशन पावर भी बहुत ज्यादा इसकी होती है। एक्सरे देखते ही हो तुम लोग, ज्यादा एक्सरे करा दो तो पूरी बॉडी के अंदर लंग्स वगैरह सब पे इफेक्टिव डालते हैं। अल्ट्रा वायलेट आपके स्किन के लिए बहुत ज्यादा यहाँ हार्मफुल होते हैं, ओजोन लेयर इसको फिल्टर करती है। अर्थ मतलब इसी से सेफ हो रहा है। वेबजॉर ये कैटेगरी है जिसमें आपको चीजें दिखनी शुरू हो जाती हैं। अगर इन सबको मिला दो वेबजॉर, तो ये क्या है? ये व्हाइट रे है और कुछ नहीं है। इंफ्रारेड छोटी वेव होती हैं ये बच्चे, ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं। CO2 इन्हीं को ट्रैप कर लेता है, अपने अंदर रखता है। माइक्रोवेव यूज करते हो, लॉन्ग वेव, रेडियो वेव वगैरह आ गए इसके अंदर। तो ये स्पेक्ट्रम था आपके किसी भी EMW के। तो होप यहाँ तक चीजें हो गई हैं हमारी। अब जो बच्चे बच्चे इसमें हम कुछ वेव से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे कि वेवलेंथ क्या होता है, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन क्या मिलेगा, ये सब आपके कुछ छोटे छोटे वेव नंबर्स क्या होते हैं, टर्मिनोलॉजीज बचेंगे, तो उसको देखेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखेंगे। अच्छा, ये क्लासिकल वेव थ्योरी जो आपकी निकल के आई थी, ये बच्चे सक्सेसफुल नहीं हो पाती, ये फेल हो जाती है, ये मॉडल भी फेल है। इतना सारा मैंने कहानी सुना दिया, ये मॉडल फेल है। नहीं, ये सब स्टेटमेंट सही है, लेकिन उसका स्टेटमेंट जो आ रहा है कि लाइट एक वेव है, वो स्टेटमेंट गलत है। लाइट मतलब रेडिएटिंग एनर्जी जो होती है वो वेव होती है, वो गलत है। भाई क्लासिकल वेव थ्योरी के हिसाब से क्या होता है, मैक्सवेल ने क्या बोला कि कोई भी रेडिएटिंग बॉडी है, कोई भी रेडिएटिंग मतलब कोई भी बॉडी रेडिएट कर रही है एनर्जी को, तो EMW के फॉर्म में करेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में करेगी। बट उसी टाइम पे प्लैंक साहब आते हैं और प्लैंक साहब ब्लैक बॉडी रेडिएशन को प्रूव करते हैं। मतलब ब्लैक बॉडी रेडिएशन को
यह मान के कि लाइट वेव है प्रूफ नहीं किया जा सकता है। इसको तभी प्रूफ कर सकते हो जब तुम ये मानो कि ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन मतलब लाइट जो है EMW जो तुम कह रहे हो बेसिकली कुछ और नहीं पार्टिकल है। फिर से वापस जा रहे हैं, आइजैक न्यूटन साहब की बात पे पहुंच रहे हैं। दूसरा और इसको सपोर्ट करने के लिए आया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका भी एक्सप्लेनेशन इस EMW के पास नहीं थी, ठीक है ना। BMW जैसा साउंड कर रहा है, बड़ी महंगी चीज हो गई, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का भी इनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं था। ये भी बता रहा था कि लाइट जो होती है बच्चे कार्पस्कुलस है, मतलब कणों छोटे छोटे कण के बारे में बात कर रहा है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए। ये भी उसी चीज को सपोर्ट कर रहा था। बट अगर वही चीज फिर इनके थ्योरी को मान लिया जाए तो फिर ये बताओ रिफ्रैक्शन को प्रूफ करके दिखाओ, रिफ्लेक्शन को प्रूफ करके दिखाओ। तो रिफ्रैक्शन को ये थ्योरी प्रूफ नहीं कर पा रही है, रिफ्लेक्शन को ये थ्योरी प्रूफ नहीं कर पा रही है। इन अब यहाँ पे ब्लैक बॉडी रेडिएशन को ये थ्योरी प्रूफ कर दे रही है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ये थ्योरी प्रूफ कर दे रही है। बट आइजैक न्यूटन का जो कार्पस्कुलस थ्योरी था, माफ करना, मैक्सवेल का जो वेव थ्योरी था, क्लासिकल वेव थ्योरी, वो इन बातों को प्रूफ नहीं कर पा रहा है। तो इन्हीं सब विवादों के साथ कहानी कुछ हो जाती है। तो साइंटिस्ट फाइनली हार जाते हैं, कहते हैं हमें ना पता लाइट क्या है, एक काम करो ऐसा कह देते हैं कि लाइट हैज अ ड्यूल नेचर। लाइट के पास दो व्यवहार है, समय अनुसार वो लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, समय अनुसार वो लाइट वेव की तरह बिहेव करता है। तो हमारे पास ये दो टॉपिक अभी और बचे हैं, इन्हें भी देखना होगा। तो ये क्या करेंगे ना, हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे जिसमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम वगैरह, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम वगैरह क्या होते हैं, इन सब को देखेंगे। साथ ही साथ जो भी मैंने टर्मोलॉजी के नाम लिए वो सब टर्मोलॉजी देखा जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही रखा जाए, जुड़े रहिए। और जो चीज़ें डाउट होता हो आप क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दे चलो, मैं उसका आपको जवाब देते चलूँगा। चलो, तो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू।